नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। मोदी साहब के गाजे बाजे के शोर में और गोदी मीडिया, उस पे क्या कहूं मैं, उनके शोर में असली खबर कई बार छुप जाती है। तो हम ऐसे समय पर गुजारिश करते हैं वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह जी के साथ कि आइए हमारे साथ जुड़िए और हमारे दर्शकों को वो बताइए जो उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सीता सर, बहुत ज्यादा समय नहीं बीते थे, एक दिन अचानक पोस्ट आता है, फिर प्रधानमंत्री, मंत्री, भाजपा, मीडिया, टीवी चैनल, अखबार सब हमें बताने लगते हैं कि भैया हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। गर्व से हमारा भी सीना चौड़ा हो जाता है। फिर हम देखते हैं उसमें कई तरह की चीजें निकलती हैं, लेकिन चलिए फिर भी मान लेते हैं कि चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। आज एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आई है, कहीं कोई जिक्र नहीं। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को बताइए कि अब आज की तारीख में हमारा नंबर क्या है और क्यों। देखिए, ये सब बातें आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक की ओर से जब आती हैं, वो अनुमान लगाया करते हैं अर्थव्यवस्थाओं का दुनिया भर में। और जब उनमें कुछ ऐसी बात आती है जिसको हमारा जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है हमारे समाज में बेच सकता है, क्योंकि उसकी असफलताएं बहुत व्यापक होती जा रही हैं। 70% से ज़्यादा हमारी आबादी जो है मनमोहन सिंह जी के आखिरी महीनों में जहाँ थी वहाँ से ज़्यादा गरीब हो गई है। यानी उसके पास जो पैसे आ रहे हैं उससे वो उतना सामान नहीं खरीद सकती जितनी वो 2014 मई तक खरीद सकती थी। ऑक्सफैम की रिपोर्ट है। ऐसे में वो इस तरह के जुमले उछाला करती है जो कभी कभी आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से आ जाते हैं, और उसी सहूलियत से वो उन्हीं जुमलों को कभी कभी दरी के नीचे डाल देती है, जैसा आपके सवाल में निहित है। क्योंकि उसी आईएमएफ ने अब ये बताया है कि इस साल के हमारे जो उनके जो अनुमान है हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में, उसके अनुसार हम दुनिया की 6वीं अर्थव्यवस्था जीडीपी टर्म में हो सकते हैं। जो 5 देश हमसे ऊपर हैं, जरा ये भिन्नता भी समझ लेनी चाहिए। हम 6वीं जीडीपी के टर्म में तो हैं, एक समवेत 140 करोड़ 150 करोड़ की आबादी के रूप में, लेकिन प्रति व्यक्ति आय वाला जो हमारा आंकड़ा है वो दुनिया के 120 देशों के आसपास पहुंच जाता है। वहां हम उन 6 देशों के आसपास नहीं, हम दुनिया के 20 देशों के भी आसपास कहीं नहीं है। हम एकदम फसड देशों में हैं। तो हमारी उनसे तुलना करना और इसमें तीसरी, चौथी, पांचवी, 6वीं की बात करना एक फ्रॉड है। एक गरीब देश के मजबूर लोगों के साथ किया गया एक राजनीतिक प्रहसन है। देश की अर्थव्यवस्था आबादी के प्रति व्यक्ति आय के साथ अगर नहीं देखी जाएगी तो वो आधी अधूरी बात है और झूठी बात हो जाती है। तो दुनिया में जो हमसे पहले 5 देश हैं, उनमें से किसी की आबादी जो है, उसमें अमेरिका और चीन को ले लें। चीन की एक आबादी है जो हमारे आसपास है, लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था हमसे 5 गुना बड़ी है, प्रति व्यक्ति आय 6 गुना बड़ी है। जीवन स्तर का कोई मैच ही नहीं है। वो तो जीवन स्तर के मामलों में अब यूरोप और अमेरिका से तुलना कर रहे हैं। वो कभी हमारी तरह पाकिस्तान टाइप देशों से मुकाबला नहीं करते। वो हमेशा अपने को सर्वोत्तम से आगे बढ़ने के लिए करते हैं, इसलिए वो बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारी सारी तुलना हम पाकिस्तान पर केंद्रित करते हैं और ये बात जान के खुश हो जाते हैं कि पाकिस्तान हमसे भी ज्यादा दलिद्र है। ये हमारी जो सोच है, ये जो हमारी राजनीति ने हमारी सोच को यहाँ पहुंचा दिया है, हम उसके शिकार हैं। हमारी सच्चाई ये है कि दुनिया में जितने गरीब हैं उसके आधे से ज्यादा भारत में रहते हैं। दुनिया में हमारा देश अकेला है जिसमें लगभग 40% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, जिसकी आधी आबादी स्त्री, अगर 100 स्त्रियां तो 50 स्त्रियां कम से कम या उससे ज्यादा हैं जो रक्ताल्पता की शिकार है। यानी उनके भोजन की थाली में वो लवण नहीं आते, वो खरीदने में अक्षम है, जिससे शरीर में रक्त में बहुत सारी जरूरी चीजें बनती हैं, लौह अयस्क वगैरह आता है, तो वो प्रतिशत कम हो जाता है, जिससे वो दुबली पतली कमजोर। आप देखते हैं ज्यादातर स्त्रियों के हाल देख लीजिए, अगर उनकी आंख के नीचे ऐसे आप देखेंगे तो सफेद मिलेगा, लाल ही नहीं हो गया, इसलिए कि कुछ है ही नहीं उनके खाने, किसी तरह से जिंदा है वो। लेकिन हमारी राजनीति इतनी मतलब बेशर्म है, ढीठ है, फ्रॉड है
कि इतनी क्रूर सच्चाइयों की अनदेखी करने के लिए हमारे आपके सामने ये जुमले पेश करती है कि हम चौथी हो गए, पांचवी हो गए, तीसरी हो गए। ये तो आबादी बढ़ने के साथ स्वाभाविक तौर पर हो रहा है। इसमें किसी राजनीति का, किसी नेता का, किसी नीति का कोई रोल नहीं है। वो सब आंकड़े उस तरह से देखने की उन्होंने आर्थिक परंपरा ही हमारे समाज में नहीं डाली है। हमारे समाज में सिर्फ झूठ चलाया जा रहा है, विश्वगुरु बताया जा रहा है अपने को। विश्वगुरु की भी असलियत आपको साथ साथ बता दूं, बस कल ही टाइम नाम की दुनिया की सर्वोत्तम पत्रिका, लगभग 100 सालों से वो दुनिया में, 100 या एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन फिर भी होश हवास में आजादी जब से मिली तब से तो हमसे, और जब से हम लोग पढ़ना लिखना जाने तब से जान रहे हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी पत्रिका है टाइम। उसमें कहीं लेख छप जाए और मोदी जी के बारे में 2 शब्द अच्छे आ जाए तो यहाँ पूरा कूदम फादम किशोर कुमारम शुरू हो जाता है। लेकिन उसने 100 दुनिया के 100 प्रसिद्ध लोगों की हर साल वो लिस्ट निकालती है, और कई बार ऐसा हो रहा है कि हमारे मोदी जी का उसमें स्थान ही नहीं होता। 100 दुनिया के प्रसिद्ध लोगों में मोदी जी का स्थान नहीं होता, इस बार भी नहीं है। ये बात कोई नहीं करे, ये सब गायब, सब गायब है। और बिल्कुल अब मैं, हाँ शीतल सर, इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, सारी दुनिया उससे प्रभावित है, हम सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। $10 बिलियन का हम एनर्जी हर महीने खरीदते थे, आज हमें उसके लिए 18-19 बिलियन, कई बार 20 बिलियन, कई बार 21 बिलियन चुकाने पड़ रहे हैं। हमारी हार्ड करेंसी से डबल पैसा डालना पड़ रहा है, और इस युद्ध में हमारी कोई भूमिका ही नहीं है। एक 40 मिनट की बात कहते हैं कि ट्रंप से हो गई, जिसने युद्ध के इस दौरान 67 राष्ट्राध्यक्षों से बात की है या राष्ट्र के प्रमुख लोगों से बात की है। तो 67 में हम भी एक हैं, लेकिन हमारे यहाँ ढोलम ढाल पीटम पाठ चल रहा है। अरे 40 मिनट ट्रंप ने बात की तो हम एक और 40 मिनट क्या बात करते हैं, वो तो हमने कुछ एक आध वीडियो आ गए, उसमें तो सब कुछ समझ में आएगा सीधे सर। हम उस पर भी बात करेंगे कि विश्व गुरु के साथ अमेरिका ने क्या किया, एक नया फरमान आ गया। दर्शकों को थोड़ा सा आंकड़ों में बता दूं, आपने जो चीजें रखी, 6ठे नंबर पर है हमसे आगे अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान और यूके, जिस यूके को पछाड़ने का दावा हमने किया था। लेकिन ये अपने आप में सारी बात नहीं कहता। जो आपने कहा 5 गुना और 6 गुना, वो असली हकीकत है। जीडीपी में अगर मैं इंडियन करेंसी में बात करूं तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 387 लाख करोड़ रुपए की है, और चीन की अर्थव्यवस्था हमसे 5.5-6 गुना ज्यादा, 1947 लाख करोड़। मैंने बाकी देश की, अमेरिका की तो बात ही नहीं की, अमेरिका की तो 10 गुना ज्यादा है। लेकिन विश्व गुरु की बात करते हैं। 40 मिनट बात हुई, और 40 मिनट क्या बात होती है वो तो तमाम लोग अब समझ ही गए कि भैया वो क्या क्या पूछते रहते हैं। अब अमेरिका से एक फरमान आ गया है, जो हमें डिस्काउंट दिया गया था। अब पता नहीं हम क्या अमेरिका की कॉलोनी बन गए हैं क्या। जो डिस्काउंट हमें दिया गया था रूस से तेल खरीदने के लिए, जो समय सीमा दी गई थी, अब वो खत्म हो गई है, और अमेरिका ने कह दिया कि वो जनरल लाइसेंस रिन्यू नहीं करेगा, यानी हम रूस से, ईरान से सस्ता तेल नहीं खरीद पाएंगे। ये हमारे लिए इस दौर की सबसे शर्मनाक घटना यही है कि हमने जो आजादी पाई थी, मोदी जी के विश्वगुरु बनते ही ये आजादी फिर से इन्होंने गोरों के हाथ में, पहले ब्रिटेन के हाथ हम गुलाम थे, अब अमेरिका के हाथ हमें हमारी पगड़ी रख दी गई। अब अमेरिका हमें परमिशन देता है कि हम यहाँ से तेल खरीदें कि न खरीदें, वहां से चाय खरीदें कि न खरीदें, यहाँ हमारा जहाज जाएगा कि नहीं जाएगा। ये सब परमिशन, अमेरिका की परमिशन की वजह से 2019 में मई में हम लोगों ने ईरान से ऊर्जा खरीदना बंद कर दिया था। और उससे क्या नुकसान हुआ, पहले उसको डील को फिर से एक बार बता दें। ईरान से हमारा जो रिश्ता था, उस रिश्ते के तहत एक तो ये जान लीजिए, ईरान हमारा एकदम पड़ोस का देश है। अगर पाकिस्तान अलग ना हुआ होता तो हमारे बॉर्डर पे ईरान था, जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, इसलिए कि पाकिस्तान तो जो है वो हिंदुस्तान में से एक टुकड़ा है। तो ईरान हमारा बॉर्डर देश है। उस तरह से ऐतिहासिक रिश्ते हैं, हजारों साल की संस्कृतियां हैं, भाषा में, कल्चर में, बोलचाल में बहुत सारे शब्द हम फारसी के इस्तेमाल करते हैं। उनके यहाँ हमारी फिल्में और बहुत सारी चीजें देखी सुनी जाती हैं। बहुत बड़ा हमारे उनके बीच कारोबारी रिश्ता रहा है। और उस रिश्ते की धमक ये थी कि ईरान और भारत के बीच रुपए में कारोबार होता था, भारतीय रुपए में।
हमारे ही बैंक में वो रुपया रखता था, अपना जो कारोबार का रुपया होता था, और वो हमें तेल जो देता था उस पर छूट देता था। जो भी बाजार भाव रहता था उससे एक एवरेज बात है कि $10-12 की हमें छूट मिल जाती। और तीसरी बात, वो वहां से अपने जहाज से अपना तेल अपने यहाँ निकाल के लाद के बिना इंश्योरेंस का खर्चा हमसे लिए, बिना ट्रेवलिंग का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा लिए हमारे बंदरगाह तक अपने जहाज से तेल पहुंचाता था। ये रिश्ता था। हमारा यूको बैंक उसी की वजह से जिंदा था। सारा पैसा यूको बैंक में जमा होता था, 55-60 हजार करोड़ हमेशा उसका पड़ा रहता था। जाहिर है जब रुपए में करता था, रुपए से जो चीजें खरीदनी होती हैं वो ज्यादातर भारत से ही खरीदता था। थोड़ा बहुत हार्ड करेंसी में कन्वर्ट कराता होगा, ज्यादातर वो चीजें भारत का ही। व्यापारी को ये भी फायदा होता था कि हमारा एक्सपोर्ट भी ईरान जाता था। ये रिश्ता था, जो रिश्ता अमेरिका के डांटने पर मई 2019 में महाबली ने, विश्व गुरु ने तोड़ दिया, भाग गए छोड़ के। उसे तो छोड़िए, ये हुआ कि साहब पाकिस्तान और चीन मिलके ग्वादर नाम का एक पोर्ट विकसित कर रहे हैं, जिससे वो चीन की एक जो विश्व स्तरीय योजना है, रोड एंड क्या बिल्ट बियर, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। रोड एंड बिल्ट वाली योजना, हाँ बिल्ट एंड रोड कुछ इस तरह की है। अभी आजकल बुढ़े होने के सारे संकेत आ गए हैं। तो वो जो योजना है उसका जवाब देने के लिए, चूंकि भारत को बार बार प्रतिस्पर्धा में चीन से और पाकिस्तान से दिखाते हैं हम लोग, तो उसमें ये हुआ कि साहब चाबहार पोर्ट एक है उसी के बगल में, कुछ किलोमीटर दूर, 37 या 170 किलोमीटर दूर, ईरान का, कि हम साहब उसकी जगह चाबहार पोर्ट बनाएंगे ईरान के साथ मिलके। हमने उनसे समझौता कर लिया, ईरान ने सहमति दे दी, हमने उसका विकसित करना शुरू किया, पैसे लगाने शुरू किए। अभी 2024 में हमने $120 मिलियन कैश दिया वहां उपकरण खरीदने के लिए। उसके जरिए हम सेंट्रल एशिया में, अफगानिस्तान में, सब जगह अपना माल सप्लाई करने का रूट बना रहे थे। अमेरिका की घुड़की से हम 2025 में छोड़ के भाग खड़े हुए। सारा पैसा रुपया, सारा इन्वेस्टमेंट, सारा रिश्ता तोड़ के हम भागे। और इस बार बजट में हमने चाबहार का नाम ही नहीं लिया। हर बजट में नाम आता था कि इस साल इतना इन्वेस्टमेंट हमारा इस चीज में, चाबहार में होगा। ये सब हम कर रहे हैं। हम फिर से ये देश, ये कलाकारों के हाथ गुलामी, इन्होंने तो अपनी पगड़ी रख दी है। हमको आपको सोचना है कि क्या हम आप भी पगड़ी रखाएंगे या अपने फैसले खुद करेंगे। जो खुद मुख्तारी हासिल करने के लिए देश के लोगों ने, शहीद आजम भगत सिंह फांसी चढ़े थे, चंद्रशेखर आजाद को गोली लगी थी, सुभाष चंद्र बोस एग्जाइल में रहे थे, और हजारों लोग हमारे, बल्कि लाखों लोग, 1857 में तो लाखों लोग तमाम पेड़ों पर कलकत्ते से लेके दिल्ली तक टांग दिए गए थे जब गदर का पटाक्षेप हुआ था। नहीं, उसका दर्द तो सीता सर इनको होगा नहीं, उसका दर्द तो इनको होगा नहीं, क्योंकि इनके पूरे कुनबे में से किसी ने कुर्बानी दी नहीं है, और जो इनकी मूल विचारधारा है उसमें भी किसी ने नहीं दी। लेकिन आपने कहा कि हमें सोचना है। आपकी आदात बहुत जबरदस्त है और आगे भी जबरदस्त रहेगी, क्योंकि ये दौर ऐसा है जिसमें कुछ ही लोग हैं जो सच बोलने की हिम्मत कर पा रहे हैं। आंकड़े ये बता रहे हैं मोटे तौर पर, थोक महंगाई बढ़ी है, खुदरा महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है। और मैं आंकड़ों की बात ना भी करूं तो भी लोग मान रहे हैं 10 रुपए की चाय 15 रुपए हो गई, समोसे का रेट बढ़ गया, खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ गए, तेल के दाम, जो कच्ची घानी सरसों तेल, वो तो इनके अडानी साहब ही बढ़ा के चले गए थे, बाद में उन्होंने बेच दिया उस कंपनी को, कुछ परसेंटेज शायद बेचा है उन्होंने, वो तमाम चीजें आ गई। लेकिन अब अमेरिका ने जो फरमान सुना दिया कि भैया आप डिस्काउंट में तेल नहीं खरीदोगे, देश में जो स्टॉक है वो खत्म होने के कगार पर है, ईरान भेजता है लेकिन हमारे पास उनको भुगतान करने का कोई सिस्टम नहीं है, तो चीन हमारे तट से उठाकर ले जाता है उसको वापस। इन तमाम चीजों के बीच में अगर आने वाले दिनों में मैं बात करूं, चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल आपको क्या लग रहा है कि कितने वो बढ़ाएंगे? क्योंकि बार बार एहसान जता रहे हैं, नुकसान हो रहा है, और उससे भारत में क्या असर पड़ेगा? 28 तारीख को 5 बजे जब हमारे वोटिंग लगभग एंड पे होंगे, उसके अगले 2-3 घंटों में आपको पेट्रोल डीजल में बढ़त मिल जाएगी, बड़ी लंबी। मैंने आपको बताया ना कि $10 बिलियन की हम एनर्जी खरीदते हैं महीने में, खरीदते थे युद्ध से पहले। अब हम 18-19 बिलियन की खरीद रहे हैं, और हमें सारी, जितना हम 10 बिलियन में खरीद लेते थे उतनी एनर्जी हमें मिल नहीं रही है 18-19 में। दाम दुगने तिगने हो गए हैं। अभी खाद की महंगाई भयानक आने वाली है।
यूरिया के दाम दुगने तिगने अभी टेंडर में आए हैं। अभी एक टेंडर खुला है, उसमें जो इंटरनेशनली यूरिया का दाम हमें कोट हुआ है वो $1000 पर टन तक चला गया है। ये 300-400 तक था। तो आप समझ लीजिए कि हमें खाद के दाम, तेल के दाम, गैस के दाम, और इसकी वजह से सारी चीजों के दाम जो बढ़ेंगे हाहाकारी। और इनकम तो कोई बढ़ नहीं रही है। जब से मोदी जी आए हैं सामान्य आदमी की मजदूरी नहीं बढ़ रही है, लाठी चल रही है, इसीलिए सारे मजदूर सेंटर पे। पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है, वो पाकिस्तान जिसके पास कुछ नहीं है, रोज हमारे टेलीविजन चैनल बताते हैं, उसी पाकिस्तान का हाथ हम हर चीज में पाते हैं। ये करिश्मा है भाई, कमाल है। तो हमारे वही टीवी चैनल तुरंत ये बता देते हैं कि इस चीज में पाकिस्तान का हाथ है, उस चीज में पाकिस्तान का हाथ है। मतलब कहीं कोई गरीब आदमी रोएगा, चिल्लाएगा, भूखा पेट दिखाएगा, कमजोर शरीर दिखाएगा, तो हम उसे पाकिस्तानी हाथ बता देंगे। ये हिंदू मुस्लिम करा देंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, यही एक काम चल रहा है। एक ही काम में सफलता है इनकी कि इस देश के लोगों को मूर्ख बनाया जाए, हिंदू मुस्लिम में लड़ाया जाए, और इन चीजों में जो उनकी आर्थिक विफलता है उसको छिपाया जाए। इसी एक चीज में ये सफल है और हम लोग असफल हैं। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। और जिस चीज का जिक्र कर रहे थे वो भी दर्शकों को बता देता हूँ कि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी। पश्चिम बंगाल में चूंकि 2 चरणों में होनी है तो 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगी। आप ये कह रहे हैं कि 29 अप्रैल को जैसे ही वोटिंग खत्म हो जाएगी, तेल कंपनियां तुरंत तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा देगी। लेकिन उसके बाद हमारे आपके इस देश के 144-45 करोड़ लोगों के रोजमर्रा के जीवन पर थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप उसको प्रतिशत के हिसाब से ही बताइए। दर्शकों को वो वाली भाषा समझ में आती है कि अगर उनको मान लीजिए कि कहीं जाने में 10 रुपए खर्च हो रहा है तो फिर आगे जाके कितना खर्च हो जाएगा, या खान पान की चीजों में कितना बढ़ जाएगा खर्चा। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल सरल चीज है। हमने बताया ना कि जो एनर्जी हम 1 रुपए की मान लीजिए खरीद रहे थे, अब हम 2 रुपए की वही चीज खरीद रहे हैं। उस एनर्जी से हमारा सारा ट्रांसपोर्टेशन चलता है। आपकी ट्रेन चलती है जो बिजली से नहीं चल, और बिजली जो बनती है उसमें भी तो एनर्जी लगती है। तो इन सब चीजों के दाम जब बेतहाशा बढ़ेंगे, दुगने हो जाएंगे, तो आपके आसपास की हर चीज न दुगनी होगी, इसका कोई, हर चीज दुगनी हो जाएगी। ये तो मोटा मोटी आप जान लीजिए। या ये होगा कि लिफाफा होगा 1 किलो का, उसमें नीचे लिखा होगा छोटे में 740 ग्राम। आजकल 1 लीटर की जो बहुत सारे उत्पाद थे हमारे, तेल घी वगैरह, अब उनमें अगर आप दाम नहीं बढ़ाते तो मात्रा घटा देते हैं। एक ये चालाकी होती है। तो ये मात्रा घटाते आएंगे, तो ये सब चालाकियां होंगी। लेकिन दाम तो लगातार बढ़ ही रहे हैं। पिछले 12-13 सालों में जब से मोदी जी हैं, चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आय नहीं बढ़ रही है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने बताया कि 70% भारतीय लोगों की आय, जो मई 2014 में मनमोहन सिंह छोड़ गए थे, उस समय जो रुपया और डॉलर की चीज थी, आमने सामने जो उनकी हैसियत थी, उस हैसियत को अगर पैमाना मान लें 2014 मई में जो थी, उस आधार पर आज डॉलर और रुपए की जो हैसियत है, उस लिहाज से देश के 70% लोगों की आय में घटत हुई है, बढ़त की जगह कम हुआ है। जितनी चीजें जरूरी खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की, यूज करने की वो पहले खरीद सकते थे, उससे वो काफी कम खरीद पा रहे हैं। इसीलिए असंतोष फैल रहा है। आदिवासी, आपने कहा नक्सलवाद हमने खत्म कर दिया, मान लिया हमने, तो उड़ीसा में और झारखंड में और सब जगह आदिवासी औरत, मर्द, बच्चे सड़क पे क्यों हैं? जाहिर है कि वो बहुत कठिनाई में है। लेकिन उन कठिनाइयों की तो बात करने का काम मीडिया कर नहीं रहा है। मीडिया झूठ बोलेगा कि उसमें पाकिस्तान का हाथ है, कहीं चीन का, कहीं जापान का, जिसका मर्जी आए, ज्यादातर पाकिस्तान का हाथ बताएगा। कोई मुसलमान मिल गया तो बाप रे बाप, उसको जोड़ ही लेगा उसको। तो ये सब कुछ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो जरूरी चीजें हैं वो उनकी जगह ये सब चीजें उसको रिप्लेस कर रही, जो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन ये रियलिटी है। मैंने आपको बताया है कि हमारा एनर्जी बास्केट, खाद की चीजें, और दुनिया भर में, चूंकि ये तो युद्ध ऐसा हुआ है जिसका असर सारी दुनिया पे है। जो भी हम यूरोप से खरीदते हैं, यूएस से खरीदते हैं, एशिया से खरीदते हैं, चीन से खरीदते हैं, चीन से हम चाहे जो कहें, आज हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार चीन है, और वो भी एक तरफा व्यापार है।
$112 बिलियन से ज्यादा का चीन के पक्ष में हमारा और उसका व्यापार है। टोटल व्यापार तो 160 बिलियन पहुंच गया है। तो ये सब चीजें हमें बता रही हैं कि हमारी कथित सफलताएं झूठी हैं। रियलिटी ये है कि हमारे सामने कठिन दिन हैं और जो लगातार और कठिन होते जाएंगे। इससे सबसे बड़ी समस्या क्या होगी? हमारी जो शीर्ष कंपनियां हैं, रेलवे में कोई जॉब निकल नहीं रहा है, हमारे जो आईटी सेक्टर है उसमें कटौतियां हो रही हैं, अभी टेक्सटाइल में, और अभी ये प्रोपेन न मिलने से सेरेमिक का पूरा काम बंद हो गया है मोरबी में। तो इन सब क्षेत्रों में कटौती हो रही है। तो एक तो रोजगार के साधन घट रहे हैं और दूसरे आय घट रही है। ये चीज लोगों को बहुत तकलीफ में डालेगी। और अगर आप सरकार से मदद मांगने के लिए उतरेंगे तो आप पाकिस्तानी एजेंट हो जाएंगे। ये एक बड़ी अजीब सी विडंबना है। आप पे रासुका लग जाएगा, यूएपीए लग जाएगा, पीएमएलए लग जाएगा, आपको पाकिस्तानी एजेंट मान लिया जाएगा, नक्सलाइट मान लिया जाएगा, इत्यादि इत्यादि। आपको जेलों में ठूस देंगे और कितनी बदतमीजी से आपसे पेश आएंगे उसका कोई इलाज नहीं। अच्छा, एक बात और है सर, अभी तो एक रिपोर्ट और आ रही है कि उधारी के मामले में 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास को भी अपने घर की महिलाओं के गहनों को गिरवी रखना पड़ रहा है। ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है। हम लोग करीब सड़कों 38% हमारा सोना गिरवी रख के पैसा उठाने का काम बढ़ा है। 38%। ये सब तो आंकड़े हैं। हमारी बचत जो हम करते थे, जो हम जमा करते थे बैंकों में, बीमा में, पोस्ट ऑफिस में, इसमें 28% की कमी आई है। हर साल ये चीज बढ़ रही है। क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन के डिफॉल्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं और साइबर क्राइम तो उसने आसमान तोड़ दिया है। सुल्तानपुर जैसे एक बहुत ही साधारण जिले में, जिसमें कुल एक गिनाने के लिए चीनी मिल है उद्योग के तौर पर, बाकी है छोटे मोटे बहुत से, लेकिन बहुत ही छोटे। हमारे पड़ोस में, चूंकि अब जिला बदल गया है अमेठी, उसमें थोड़ा सा इंडस्ट्रियल सेक्टर है जगदीशपुर नाम से, लेकिन सुल्तानपुर के पास कुछ नहीं बचा है। लेकिन वहां क्या हुआ कि बीच में जो हम लोग अमेरिका यात्रा गए थे तो कुछ लोगों ने ऊटपटांग चीजें लिख दी थी इधर उधर, तो उनमें से एक दो चीजों को ऐसी थी जो आपत्तिजनक थी, तो मैंने भी शिकायत कर दी थी साइबर क्राइम में। उस सिलसिले में एक बार मुझे जाना हुआ वहां बयान देने के लिए। तो जब मैं वहां गया तो मैं तो चकित रह गया। हम मेला लगा हुआ था, तो खैर मैंने पूछा उनसे, इंस्पेक्टर साहब जो भी थे, वो जो मेरा बयान लिखने वाले थे, इतनी भीड़ यार, इतना क्राइम सुल्तानपुर में हो जाता है? अरे कहा सर आप क्या कहें, हजारों, हर महीने हजारों केस आ रहे हैं। तो छोटे छोटे जिलों में जो हमने डिजिटलाइजेशन किया है योजनाओं का, हर चीज का, सरकारी चीज का, इस ऐप पे आ जाइए, उस टैब पे चले जाइए, इस पे चले जाइए, बैंकिंग उस पे कर दी, इससे साधारण लोगों की जान आफत में आ गई है। उनको अपने, सब लोग तो उतने कंप्यूटर सेवी है नहीं। हम ही लोग, हमारे बच्चे, हमारे फोन में कोई दिक्कत हो जाती तो बच्चों से पूछते हैं इसको ठीक कैसे करें। हम लोगों के समय में नहीं था ये, हाथ से लिख के रिपोर्ट फैक्स पे भेजते थे। हम लोग उस जमाने के पत्रकार हैं। तो जब कंप्यूटर आया तो हमारे लिए तो वही बहुत बड़ा पहाड़ था, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ट्रेनिंग लेके थोड़ा बहुत सीख गए, हम लोग वो भी नहीं सीख पाए। तो हमारी कुल जानकारी कंप्यूटर की जो है वो फोन पे है। फोन से संबंधित चीजें, उसमें फैक्स वैक्स कर लेना, फेसबुक पे पोस्ट लिख देना, थोड़ा बहुत जो ये आपका फोन पे या गूगल पे वगैरह से पैसे ट्रांसफर करना, इतने तक ही सीमित है। उसमें भी डरते रहते हैं। लेकिन इसमें इतनी ठगी, इतनी तरह की ठगी हो रही है, साइबर ठगी, और इसमें सब में हमारे साधारण लोग लूटे जा रहे हैं। फिर शेयर मार्केट्स लूट रही हैं, और इस तरह की बहुत सारी योजनाएं जो बैंक सपने दिखा के ला रहे हैं, अब तो स्वाहा हो गया इस देश का। ऑलमोस्ट 60 या 65 लाख करोड़ रुपया इस पूरे युद्ध के दौरान इन मार्केट से लूट गया है, और एफडीआई आ नहीं रहा है। आने वाले दिन भारत में, मैं डराना नहीं चाहता लेकिन देख रहा हूं, पढ़ लिख के ही देखते हैं, बहुत खतरनाक आने वाले अगले 6 महीने। भयानक महंगाई बढ़ेगी, आय के साधन घटेंगे और अराजकता बढ़ेगी। अराजकता का हाल आप देख ही लीजिए। दिल्ली में एक ब्रिगेडियर साहब को, वर्किंग ब्रिगेडियर को, उनके पत्नी या बेटे समेत गुंडों ने आके पीटा। पुलिस की वैन वहीं खड़ी थी, उसने कुछ नहीं किया। सेना के अब तमाम अधिकारी उस पर कमेंट लिख रहे हैं। तो मैंने तो लिखा कि आपके जो रिटायर्ड बहुत सारे जनरल गवर्नर बनने के लिए टीवी चैनलों पे बैठ के सरकार को वो देते, सहानुभूति की चिट्ठियां देते हैं और झूठ बोलते हैं उनके लिए, देश की जनता को। आप सेना के लोग हैं, आपसे लोगों को बहुत भरोसा होता है। सेना एक ऐसी है जिसको लेके देश में बड़ा सम्मान है। ऐसा ना करिए भाई।
आप लोग जब वहां आके इन गलत चीजों को बताने की जगह सरकार से कुछ पाने के लिए, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, गवर्नरी वगैरह पाने के लिए, या राजनीति में जाने के लिए झूठ बोलते हैं, तो आप इस देश को वहीं पहुंचा रहे हैं कि आप अभी दिल्ली में ब्रिगेडियर, आपका वर्किंग ब्रिगेडियर पीटा जा रहा है। इस पूरे देश में अराजकता फैल रही है, और ये मत सोचिए कि आप बचे रह जाएंगे। अराजकता फैलेगी। वो जो कविता है उसकी, एक शायर की, लगेगी आग, अगर आग तो आएंगे, तो हमारा ही मकान थोड़ी आएगा। सभी लोग जद में आएंगे, हमारा अकेले मकान थोड़ी है। वही सब होना शुरू हो रहा है और ये बढ़ता जाएगा। एक बात और, आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात कही, आपने मीडिया की बात कही। अभी हंगरी में वहां जो नए नए चुनाव जीते हैं, उन्होंने क्या कहा नेशनल टीवी बैठ के, हमारे यहाँ भी सरकारी टेलीविजन चैनल है, बड़े क्रांतिकारी एंकर हैं। आज लोकसभा में एक घटना हुई, दर्शकों ने बहुत ज्यादा गौर नहीं किया होगा, लेकिन मैं तुरंत उसको मैंने गौर किया, मैं उस पर थोड़ा सा आपसे चर्चा करना चाहूंगा। जैसे ही धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के बोले, बैठे, फिर अमित शाह खड़े हुए, अखिलेश यादव अमित शाह के बीच में एक तरह से बहस हुई, और उस समय अमित शाह ने बोला कि अखिलेश यादव चाहे तो अपनी पार्टी से सारे मुसलमानों को टिकट दे दे, और उसके बाद तुरंत उन्होंने ऊपर देख लिया। ऊपर मीडिया गैलरी होती है, पत्रकार बैठे हुए होते थे, पत्रकार, लेकिन पूरी कार्रवाई, चूंकि इवन एजेंसी के पत्रकार भी होते, तो उनकी एक एक घंटे की ड्यूटी लगती है कि 11 से 12 कोई और बैठ जाएगा, फिर जाके वो रिपोर्ट फाइल करेगा, 12 से 1 कोई और आएगा। बाकी टेलीविजन चैनल, अखबार के रिपोर्टर बैठे होते हैं, वो चूंकि ब्रेकिंग चल रही होती है, रिपोर्टर बैठे रहे वहां से। लेकिन अमित शाह ने ऊपर उठकर देख लिया, यानी एजेंडा संपादकों के लिए, अखबार के, टीवी और वेब चैनल के संपादकों के लिए था। 5 मिनट में वो हेडलाइन सब जगह थी, टीवी चैनल, वेबसाइट, तमाम चीजें जो ऑनलाइन है। लालकृष्ण आडवाणी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहते हुए कहा था कि शायद बैठने को कहा गया, आप रेंगने लगे टाइप के। आज तो ऐसा हो गया कि आपको कुछ भी नहीं कहा जा रहा और आप पहले से ही लेटने को तैयार है। हेडलाइन ये तो नहीं होनी चाहिए थी। मैं तो अब इनको कहने लगा हूं कि ये अल्सेशियन कुत्तों में बदल गए हैं, जो ट्रेन किए जाते हैं, या और कुछ दूसरी ब्रीड के भी हैं जिनको हमारे फोर्सेस ट्रेन करती हैं, और वो उनको जो सिखाया जाता है उस तरह से वो करते हैं, और फिर वो अपने आप इतने समझदार हो जाते हैं कि समझ जाते हैं कि मालिक क्या चाहता है। तो हमारे ये कुत्ते जो हैं, ये समझ गए कि इनका मालिक क्या चाहता है, और आपने जो बताया ये उसके उदाहरण है। और ये सब इस देश को नष्ट करने में लगे हुए हैं, इस देश के लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं, आजादी को खत्म कर रहे हैं, और अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को चूर चूर कर रहे हैं। हम अराजकता की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, और पता नहीं इसका भुगतान किसको किसको, हम आप सबको किस किस रूप में करना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल शीतल सर, आपने बिल्कुल सही कहा, इसका भुगतान हम सबको, मुझे, आपको, हम सबको करना पड़ेगा। और शीतल सर ने जो बताया, मैं अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा, आप सोचिए, समझिए और अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। शीतल सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।